Assalamualaikum. I am Dr. Rabia, and in today's lecture we'll discuss epithelial tissues. सबसे पहले टिश्यूज़ क्या होते हैं. टिश्यूज़ जो है वो हम पढ़कर आए हैं कि टिश्यूज़ जो है वो एक हमारे पास स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अपनी जो है वो मतलब जितने भी सेल्स होंगे उस ग्रुप के अंदर वो सब जो है वो अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे. दे ऑल्सो हैव द कॉमन एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू. टिश्यूज़ की जो है अब वो बताई हुई कंसिस्टेंसी के टिश्यूज़ हार्ड भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं. हार्ड के एग्जांपल बोन आ गई, सेमी सॉलिड के एग्जांपल हमारे पास फैट सेल्स आ गए, फैट टिश्यूज़ आ गए, ठीक है. एंड द लिक्विड जो है वो ब्लड की एग्जांपल हो गई. हिस्टोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच होती है. हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड ओलॉजी मीन्स स्टडी. हिस्टोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच होगी जिसमें हम टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे. पैथोलॉजिस्ट जो है वो फिजिशियन होता है जो बॉडी के अंदर एबनॉर्मल जो टिश्यूज़ होंगे या सेल्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करेगा और इस तरह से दे हेल्प द अदर फिजिशियंस टू मेक द एक्यूरेट डायग्नोसिस. सो पैथोलॉजिस्ट जो है वो बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स होंगी वो ढूंढते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की. हमारे पास जो है ना 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ थी जिनमें हमने पहले सिर्फ नाम पढ़े थे. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. आज हम डिटेल से एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे. एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली जो आपकी बॉडी की सरफेसेस होती हैं, आउटर सरफेसेस, वो या आपके होलो ऑर्गन्स की जो लाइनिंग होती है उन लाइनिंग वो जो लाइनिंग है या जो आपकी बॉडी की आउटर सरफेसेस हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती हैं. सो दीज टिश्यूज अलाउ द बॉडी टू इंटरैक्ट विद बोथ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये हम अभी डिटेल से जो है एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ लेंगे. नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू ना सिर्फ बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बट ऑल्सो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है बॉडी को, इसके ऑर्गन्स को, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को. नाम से पता चल रहा है कि ना सिर्फ ये डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करेगा बट ये क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी रिजर्व्स को. जैसे हमारे पास फैट्स हो गए, फैट के ग्लोब्यूल्स, ठीक है, या फैट टिश्यूज़ या सेल्स जिनके अंदर फैट्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पड़े हुए होते हैं. और इस तरह से जो है इसके साथ साथ हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पड़े हुए होते हैं. नेक्स्ट इज़ मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू में पता है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. नर्वस टिश्यू हमारे पास वो सेल्स होंगे जो आपके कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होंगे. स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, स्टिमुलस को कैरी करके लेकर जाना टुवर्ड्स द हायर सेंटर. हायर सेंटर के जो अपना जो इंटीग्रेशन करता है उसका जो अपना सेलुलर लेवल पे जो कंपोजिशन होगी वो न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई होगी. सेम केस मैसेज को जो है वो वापस लेकर आना, ये सब जो है वो आपके नर्वस टिश्यू के अंदर आते हैं. ये हमारे पास टिश्यू की वो डायग्राम्स हैं. एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जो आपकी बॉडी की आउटर सरफेसेस और इंटरनल होलो ऑर्गन्स की जो लाइनिंग है उसमें काम करते हैं. कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ये इसके डिफरेंट किस्म के इम्यून सेल्स पड़े हुए हैं. ये फैट सेल्स पड़े हुए हैं येलो कलर के जो हैं जो फैट को डिपॉजिट करते हैं. ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं. स्केलेटल मसल जो है वो दिखाया हुआ है यहाँ पे. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये न्यूरॉन सेल्स हैं. आपके नर्वस सिस्टम का जो बेसिक कंपोनेंट है ये वो सेल दिखाया हुआ है. अब हम चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू पे. एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो हमने भी पढ़ा था कि हमारे पास अच्छा एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो आपस में इस तरह से क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं. एक दूसरे के इतने पास पास सेल्स होते हैं कि ये मिलकर एक शीट बना देते हैं सेल्स की. ये शीट आइदर सिंगल रो में हो सकती है या मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं इसकी. जैसे यहाँ पे जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है, और ये सेल्स इतने आपस में क्लोज हुए हैं कि हमें एक पूरी शीट की तरह की अपीयरेंस आ रही है. क्योंकि सेल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं, एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं, तो जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी वो बहुत कम होंगी. जो दो सेल्स के बीच में स्पेसेस होंगी वो बहुत छोटी छोटी रह जाएंगी और इस तरह से जो पास पास आने वाले सेल्स होंगे
उनके दरमियान सेल जंक्शंस होंगे, यानी सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, वो थ्रू सेल जंक्शंस। वो जो कनेक्टिंग पॉइंट होगा बिटवीन द टू क्लोज सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू वो सेल जंक्शन कहलाएगा। अगेन वही बात कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बॉडी की कवरिंग और लाइनिंग बनाता है, और बहुत रेयरली होता है कि आपके एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर कोई और टिश्यू पड़ा हो। आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू है वो उसकी सेल की एक सरफेस हमेशा फ्री सरफेस होगी, यानी उसके ऊपर कोई और किस्म का टिश्यू जो है वो नहीं पड़ा हुआ होगा। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। प्रोटेक्शन इसका फंक्शन है, जाहिर सी बात है, हमने कहा कि हमारे पास आउटर जो स्किन है उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपके एपिथेलियल टिश्यू के साथ एसोसिएटेड हैं। सेम केस एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है वो कुछ नर्वस टिश्यू के साथ मिलकर स्पेशल ऑर्गन्स जो है ना उसमें काम करते हैं, यानी स्पेशल ऑर्गन के अंदर आपके नर्वस टिश्यू के साथ मिलकर कुछ स्पेशलाइज्ड जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाएंगे, और इस तरह से वो ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस बनाते हैं, लाइक आपकी आइज़ हो गई, ईयर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं सरफेसेस के कि किस किस तरह से जो है वो कौन कौन सी सरफेसेस हो सकती हैं एक एपिथेलियल के सेल्स की। फ्री सरफेस होगी, ठीक है, यानी ये वो सरफेस होगी जिसका जो आपकी ल्यूमेन को फेस करे होंगे। एक आपकी पूरी ऑर्गन, फॉर एग्जांपल स्टमक है, ठीक है, स्टमक एक होलो ऑर्गन है, उसका चारों तरफ से वॉल बनी हुई होगी, मस्कुलेचर वॉल, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो बिल्कुल खाली होगा। इट्स लाइक ट्यूब, जो पानी वाली ट्यूब होती है आप लोगों के घरों में, उसकी बाउंड्री होती है लेकिन वो अंदर से खाली होता है। तो होला ऑर्गन्स हमारे पास इसी तरह के होते हैं कि एक बाउंड्री वॉल होती है, एक पूरी बाहर से कंस्ट्रक्शन होती है, बट अंदर से जो खाली होती है। अब जो अंदर वाली लाइनिंग होगी उसके जो सबसे ऊपर वाले सरफेसेस होंगे, उसकी जो ऊपर वाली सरफेस होगी वो हमारे पास क्या होंगी, एपिकल सरफेसेस या फ्री सरफेसेस। दिस इज़ द फ्री सरफेस, ठीक है, कि इसी तरह से ये सारे सेल्स बने हुए होंगे। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, लाइक एक सर्कल जो है वो हमारे पास बना लेते हैं, ठीक है, ये सर्कल है। अब ये यहाँ पे सारे सेल लगे हुए होंगे इसकी इनर लाइनिंग के अंदर। सेल की वो वाली सरफेस जो ल्यूमन को फेस करी होगी वो हमारे पास एपिकल सरफेस कहलाएगी। लाइक यहाँ पे जो है वो मैं एक सेल बना देती हूँ। अब ये जो सेल है इसकी आउटर सरफेस जो है वो हमारे पास एपिकल सरफेस होगी, लाइक दिस। ये उन्होंने एक व्यू दे दिए। अच्छा जी, एपिकल सरफेस हो गई। एपिकल सरफेस जो है वो हमारे पास या तो बॉडी की सरफेस को कवर करी हुई होगी या आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी इनर लाइनिंग बनाएगी। एपिकल सरफेस के ऊपर सिलिया या माइक्रोविलाई हो सकते हैं। ये हमारे पास छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होती हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट सरफेस इज लेटरल सरफेस। ये लेटरल सरफेस नाम से पता चल रहा है कि साइड वाली सरफेस होगी, ठीक है। तो जो सेल्स आपस में कनेक्टेड होंगे, ये वाले सेल्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो इनकी ये वाली सरफेसेस जो होंगी वो हमारे पास लेटरल सरफेसेस होंगी। अब ये सरफेसेस जो हैं वो कनेक्शन यानी सेल जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होंगी। डिफरेंट यहाँ पे सेल जंक्शंस की टाइप्स बता दी हैं। टाइट जंक्शंस नाम से पता चल रहा है कि इनके ऐसे सेल्स जो होंगे वो टाइटली एक दूसरे के क्लोज होंगे। एडहेरेंट जंक्शंस हमारे पास वो तरह का कनेक्शन होगा बिटवीन द टू सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, जहाँ पे सेल्स जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर एडहेयर किए हुए होंगे, चिपके हुए होंगे एक तरह से। सेम गैप जंक्शंस है, ठीक है, ये डेस्मोसोम्स वगैरह हैं। नेक्स्ट इज बेसल लेयर। बेसल लेयर बेस बनाएगी। अब ये सेल्स की जो नीचे वाली सरफेस होगी, डीप सरफेस, जो कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे पड़े हुए कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होगी, दिस इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, दिस इज़ द एपिथेलियल टिश्यू। तो इन सेल्स की वो लेयर जो आपके कनेक्टिव टिश्यू के क्लोज होगी वो हमारे पास कौन सी कहलाएगी, बेसल लेयर कहलाएगी। ये बेसल लेयर जो है वो हमारे पास क्या है कि बेसल सर्फेसिस ऑफ द डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स एडहेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल, फॉर एग्जांपल बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन हम अभी पढ़ लेते हैं कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या। अब ये जो कनेक्शन है बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, वो अगेन एक स्पेशल टाइप ऑफ
कनेक्शन या सेल जंक्शन के थ्रू होगा, और वो स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्शन या सेल जंक्शन जो है वो हमारे पास हेमीडेस्मोसोम्स कहलाएगा। ठीक है, ये हेमीडेस्मोसोम जो है वो नीचे पड़े हुए कनेक्टिव टिश्यू और ऊपर पड़े हुए एपिथेलियल टिश्यू के बीच में जो मतलब एपिथेलियल टिश्यू को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। इन डिस्कसिंग द एपिथेलिया यानी एपिथेलियम, प्लूरल इसको एपिथेलिया बोलेंगे, विद द मल्टीपल लेयर्स, द टर्म एपिकल लेयर रेफर्स टू द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द सेल एंड द बेसल लेयर इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सेल। अब अगर ये तो हमारे पास सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स थी ना, अगर इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे तो जो मोस्ट सुपरफिशियल होगी लेयर उसको हम सुपरफिशियल लेयर बोलेंगे, और जो हमारे पास डीप लेयर होगी सेल्स की इन द इन द एपिथेलियल टिश्यू उसको हम डीप लेयर बोलेंगे। अब हम बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारे पास वो मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर डीप लेयर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू जो है वो रेस्ट की हुई होती है। इसके फर्दर 2 लेयर्स हैं, एक बेसल लैमिना कहलाता है और दूसरा रेटिकुलर लैमिना कहलाता है। जो बेसल लैमिना होता है वो होता है जो क्लोज होगा टू द एपिथेलियल टिश्यू, यानी ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पे भी आपको 2 तरह की लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो इसमें से जो ऊपर वाली लेयर होगी ये हमारे पास बेसल लेयर कहलाएगी, और जो नीचे वाली लेयर होगी वो हमारे पास रेटिकुलर लेयर कहलाएगी। सो बेसल लेयर जो है वो एपिथेलियल सेल्स से ही सिक्रीट की जाती है। इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं सच एज लैमिनिन प्रोटीन या कोलेजन प्रोटीन, इसके साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटियोग्लाइकन्स वगैरह होते हैं। ये दोनों प्रोटीन्स हैं और ये भी प्रोटीन है, बट दिस प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद द कार्बोहाइड्रेट्स। ये बेसल लैमिना की कंपोजिशन बताइए कि कौन कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। द लैमिनिन मॉलिक्यूल्स, ये वाली जो प्रोटीन थी, इन द बेसल लैमिना एडहेयर टू द इंटेग्रिन्स इन द हेमीडेस्मोसोम्स एंड सो अटैच द एपिथेलियल सेल्स टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमने बोला था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन और जो बेसल लेयर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू है उसके बीच में जो कनेक्शन है, सेल जंक्शन है, वो हेमीडेस्मोसोम कहलाता है। अब हमने ये पढ़ा कि बेसल मेम्ब्रेन की जो आपकी बेसल मेम्ब्रेन की जो बेसल लेयर है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है दैट इज़ लैमिनिन। ये लैमिनिन बेसिकली क्या करता है, हेमीडेस्मोसोम के अंदर पड़ी हुई इंटीग्रिन प्रोटीन के साथ एडहेयर कर जाता है, यानी ये एक दूसरे के साथ जो है वो क्या करते हैं, एक तरह से बॉन्ड बना लेते हैं या जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब ये जुड़ जाएंगे तो इनके साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होंगे वो भी जुड़ जाएंगे। इस तरह से हमारे इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में कनेक्शन बन जाता है जिसको हम हेमीडेस्मोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट इज रेटिकुलर लैमिना। ठीक है, रेटिकुलर लैमिना हमारे पास वो वाली लेयर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो कनेक्टिव टिश्यू के पास पड़ी हुई होगी, यानी सबसे ऊपर हमारे पास कौन सी होगी, आपकी बेसल लेयर, उसके बाद रेटिकुलर लेयर, एंड रेटिकुलर लेयर से नीचे आप जाएंगे तो कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन होती है। सबसे ऊपर एपिथेलियल लेयर, जितने भी उसके एपिथेलियल के टिश्यू के अंदर जितने भी नंबर ऑफ लेयर्स होंगे वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं। देन बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है और फिर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन अटैचमेंट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने के अलावा हमारे पास और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो सरफेस बनाती है अलोंग विच द एपिथेलियल सेल्स माइग्रेट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड द वुंड हीलिंग। अब हमें पता है कि हमारी स्किन के ऊपर जब चोट लगती है तो उसकी जगह पे एक नई स्किन आ जाती है, सेम केस ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये आपका क्या करते हैं कि सेल्स को जो है वो न्यू सेल्स माइग्रेट हो जाते हैं और पुराने सेल्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं उसकी अपनी नर्व सप्लाई होती है, यानी वो एक तरह से करंट की तारों से जो है वो सप्लाइड होते हैं। ठीक है, बट एवास्कुलर होते हैं। नर्व सप्लाई तो उसकी अपनी है लेकिन उसके जो ब्लड की वेसल्स हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर नहीं होंगी, तो फिर ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नीचे पड़े हुए कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो ब्लड की वेसल्स होंगी वहाँ से ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन जो होगी वो यहाँ पे जो ब्लड की वेसल होगी यहाँ से डिफ्यूज़ करके एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जाएगी और इन सेल का मेटाबोलाइट्स का जो वेस्ट होगा या मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो आपका एपिथेलियल टिश्यू से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आएगा। इस तरह से डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होगा।
नेक्स्ट इज़ कि हमारे पास ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्योंकि कंटिन्यूसली फिजिकल स्ट्रेस या इंजरी को फेस कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है ल्यूमन की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएंगे या लाइनिंग बनाएंगे तो ये वो चीज़ होगी जो सबसे पहले इंटरेक्ट करेगी या सबसे पहले जो है वहाँ पे सामना करेगी किसी भी किस्म के स्ट्रेस का, इंजरी का। तो फिर इस वजह से कंटिन्यूसली स्ट्रेस में है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम GIT की बात करें, आप खाना खाते हो तो वो पहली सरफेस है जिसके साथ कांटेक्ट होता है आपके खाने का, ठीक है, फूड का। तो इसकी वजह से जो आपके सबसे सुपरफिशियल सेल्स होंगे वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं। इस वजह से जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ सेल डिवीजन होगा इन द एपिथेलियल सेल्स वो ज़्यादा होगा, हाई होता है। एपिथेलिया की डिवीज़न हम 2 क्लासेस में इसको जो है वो डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम होती है और दूसरी हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है। नाम से पता चल रहा है अगेन, कवरिंग या लाइनिंग जो आपके बॉडी की आउटर सरफेसेस बनाएंगी या इनर जो होलो ऑर्गन्स होंगे या विजरास होंगे उसकी लाइनिंग बनेगी, वो जिस एपिथेलियम से मिलकर बनेगी उसको हम कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स की लाइनिंग हो गई, GIT की हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो गई। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की जब आप बात करोगे तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमारे पास वो एपिथेलियम होंगे जो सिक्रेटरी स्ट्रक्चर की लाइनिंग बनाएंगे, ठीक है। यानी आपके जो ग्लैंड्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड हो गया या स्वेट ग्लैंड हो गया, ये क्या करते हैं, सिक्रीशंस को रिलीज़ करते हैं। तो जो आपका सिक्रेटरी पोर्शन से रिलेटेड एपिथेलियम होता है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाता है। हम एपिथेलियम को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेप्स डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ लेयर्स की बेस पे सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं। सिंपल एपिथेलियम वो होंगे जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स 1 होगी, जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स 2 और मोर देन 2 होगी। अभी हम आगे चल के इसको देख भी लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम डिवाइड करते हैं एपिथेलियम को इनटू स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम। स्क्वैमस में हमारे पास जो सेल्स की शेप होगी वो फ्लैट सेल्स होंगे। क्यूबाइडल एपिथेलियम में क्यूब शेप्ड होंगे यानी इक्वल हाइट एंड विड्थ होगी। कॉलमनर में हमारे पास कॉलम शेप्ड होंगे, लेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द विड्थ। ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स है, ये सिंगल लेयर है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप ये सिंगल लेयर है, ये स्ट्रेटिफाइड है यानी मोर देन 2 लेयर्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर, ये हमें एक पूरे क्यूब की शेप का सेल नज़र आ रहा है, जबकि ये हमें एक पूरे कॉलम का यानी हाइट इसकी ज़्यादा है और विड्थ इसकी कम है। ये हमें फ्लैट शेप्ड सेल नज़र आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों को मिक्स कर देना है, यानी सिंपल को इन तीनों के साथ ले आना है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। शेप भी आ गई, नंबर ऑफ लेयर्स भी आ गई। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इस तरह से हमारे पास अब ये क्लासेस बन जाएंगी। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है ये आपका इसमें जो है ना ये इनर लाइनिंग बनाता है, ठीक है। इनर लाइनिंग जो है वो एंडोथेलियम भी कहलाती है और मीजोथेलियम भी कहलाती है। एंडोथेलियम हमारे पास हार्ट, ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स की जब इनर लाइनिंग बनेगी एपिथेलियम टिश्यू से तो उसको हम एंडोथेलियम बोलेंगे। यानी आपके हार्ट की जो सबसे आउटर मोस्ट लाइनिंग होगी या वो सरफेस होगी जो लाइन करेगी या फेस करेगी ल्यूमन को, वो एंडोथेलियम कहलाती है। और वो कौन से तरह के एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। सेम केस पेरिटोनियम या पेरिकार्डियम की जो आपकी लाइनिंग होगी वो भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। नंबर ऑफ लेयर्स 1 होंगी, क्यूब शेप्ड सेल्स होंगे। इस तरह से ये आपकी कौन कौन सी बॉडी की लोकेशन या इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है बॉडी में, ओवरी की सरफेस सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होगी।
इंटीरियर सरफेस ऑफ आई लेंस कैप्सूल, आई का जो लेंस है उसके कैप्सूल की जो इंटीरियर सरफेस होगी वो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होगी, और कुछ सिक्रेटरी पोर्शंस और कुछ ग्लैंड्स के जो हैं वो किससे मिलकर बने हुए होंगे, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से मिलकर बने हुए होंगे। नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम में हम दो मज़ीद सब क्लासेस ऐड कर देंगे, एक सिलिएटेड कॉलमनर हो जाएंगे और सिंपल, ठीक है, और एक नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब सिलिएटेड का मतलब कि उनकी सरफेस के ऊपर, एपिकल सरफेस के ऊपर क्या होंगे, सीलिया होंगे। नॉन सिलिएटेड का मतलब कि जो कॉलमनर सेल्स होंगे उनकी एपिकल सरफेस के ऊपर सिलिएटेड के अंदर सीलिया होंगे और नॉन सिलिएटेड के अंदर सीलिया नहीं होंगे। जो नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है वो आपकी GIT की इंटरनल जो लाइनिंग है फ्रॉम स्टमक टू एनस वो बनाती हैं। इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर और दूसरे ग्लैंड्स की जो डक्टल लाइनिंग है वो नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है। अब आता है सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस, रेस्पिरेटरी ट्रैक या ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल है उसकी जो इंटरनल लाइनिंग होगी वो सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होगी। नेक्स्ट इज सूडो स्ट्रैटिफाइड ciliated columnar epithelium. Pseudo means false, stratified mean number of layers more than 2, ciliated cilia containing columnar column shaped epithelial cells. अब ये वो सेल्स होंगे जो बेसिकली कंसिस्ट किए हुए होते हैं सिंगल लेयर के ऊपर, यानी एक सेल्स की शीट होती है बट दे अपीयर कि इनके पास मोर देन 2 या 2 शीट्स हैं। फॉल्स अपीयरेंस देते हैं कि इनके पास नंबर ऑफ लेयर्स एक से ज़्यादा हैं बट एक्चुअली दे कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स। इस वजह से हम इसको सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। अगेन इसमें उसी तरह से दो जो हैं वो आपकी टाइप्स आ जाएंगी। सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो एयरवेज, जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी जो लाइनिंग है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, सूडो स्ट्रैटिफाइड से। नेक्स्ट इज नॉन सिलिएटेड सूडो स्ट्रैटिफाइड नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, मेल यूरेथ्रा, एपिडेडमिस एंड जो आपकी लार्ज डक्ट्स होंगी बहुत सारे ग्लैंड्स की वो सूडो स्ट्रैटिफाइड नॉन कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होंगी। सिंपल हो गई हमारी कंप्लीट। सिंपल में हमने पढ़ा कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम एंड सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर के अंदर सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड पढ़े, सूडो स्ट्रैटिफाइड के अंदर सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड पढ़े। अब हम चलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के ऊपर। अगेन इसी तरह से स्ट्रैटिफाइड में स्क्वेमस भी आएगा, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर भी आएगा, स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल भी आएगा, कॉलमनर भी आएगा। जो अब स्क्वेमस है उसकी फर्दर 2 सब क्लासेस हो जाएंगी, एक कैराटिनाइज्ड होगा और एक नॉन कैराटिनाइज्ड होगा। अब कैराटिनाइज्ड वो होगा जिसके ऊपर कैराटिन की लेयर होगी। कैराटिन एक तरह की प्रोटीन है, ठीक है। तो वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जिसके ऊपर यानी एपिकल सरफेस के ऊपर कैराटिन की लेयर लगी हुई होगी वो हमारे पास कैराटिनाइज्ड कहलाएंगे। और जिनके ऊपर लेयर नहीं होगी लाइक दिस, कि आप देख रहे हो कि ये ऊपर जो है वो सिर्फ फ्लैट सरफेस है, आपके जो एपिकल सरफेस है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की वो अपीयर हो रही है, ठीक है। अच्छा हाँ, स्ट्रैटिफाइड के अंदर एक ये भी होता है कि स्ट्रैटिफाइड के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ लेयर्स मोर देन 2 होती हैं तो फिर हमने उसको जो उसकी मोस्ट सुपरफिशियल लेयर के सेल्स की शेप होगी उसकी बेस पे हम नाम देंगे। नीचे आप देख रहे हो कि ये हमें कॉलमनर सेल अपीयर हो रहे हैं, स्क्वेमस नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाते जा रहे हो तो फ्लैट होती जा रही हैं सेल्स की सरफेस, तो सबसे ऊपर वाली जो है वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। तो जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को हम नाम देंगे वो उस शेप पे देंगे जो मोस्ट सुपरफिशियल लेयर के सेल्स की शेप होगी। नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू की जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या होगी कि माउथ, एपिग्लोटिस, फेरिंक्स, वेजाइना या फिर टंग की जो सरफेसेस होंगी वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होंगी। दिस इज केराटिनाइज्ड
ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वैमस सेल की लेयर के ऊपर एक केराटिन की लेयर लगी हुई होती है, और ये हमारे पास इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन है। हम अभी पढ़ कर आए थे कि लेयर जो है वो लेयर्स ऑफ स्किन पढ़ कर आए थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास केराटिन की अपेंडेजेस पड़ी थी, केराटिन की प्लेट होती है, हेयर केराटिन जो हेयर है वो केराटिन के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो सुपरफिशियल लेयर होगी स्किन के सेल्स की वो भी केराटिनाइज्ड होती है, मतलब केराटिन कंटेनिंग होती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, अगेन स्ट्रेटिफाइड मीन्स मोर देन 2 लेयर्स, क्यूबाइडल मीन्स क्यूब शेप्ड। यहाँ पे भी उसने फिर बता दिया कि ये हमारे पास कौन सी सरफेस होगी, एपिकल सरफेस जो फ्री सरफेस होगी। ब्लू वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपको कौन सा नज़र आ रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और नीचे कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ। जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के अंदर होगी, स्वेट ग्लैंड के अंदर एंड मेल यूरिथ्रा के अंदर। स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम यूरिथ्रा की लाइंस बनाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द कंजक्टिवा ऑफ द आई। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी जो लाइनिंग होगी वो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होगी। ये हमारे पास है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमारे पास वो एपिथेलियम होता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन। ठीक है, तो ये वो स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स भी चेंज होती हैं टाइम टू टाइम, और शेप ऑफ सेल्स भी चेंज होती है। इस तरह से कि मैं आपको पहले एग्जांपल बता देती हूँ, फिर इससे रिलेट कर सकोगे आप लोग। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी डिफरेंट जो है ना वो स्टेट्स होती हैं, मतलब एक वो स्टेट होती है जब ब्लैडर बिल्कुल एम्प्टी होता है, और एक वो स्टेट होती है, ये मैं एक्सट्रीम बता रही हूँ, एक वो स्टेट होती है जिसमें ब्लैडर जो होता है वो फुली फिल्ड होता है विद द यूरिन। तो फिर यहाँ पे जो एपिथेलियम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, वो उसकी नंबर ऑफ लेयर्स एंड द शेप्स ऑफ द लेयर, एम्प्टी ब्लैडर की कुछ और होंगी, और जब ब्लैडर फुल हो चुका होगा तो फिर उसकी नंबर ऑफ लेयर्स और शेप्स ऑफ द लेयर चेंज होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम है जो यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर या यूरेथ्रा वगैरह के जो इंटरनल लाइनिंग है उसको बनाता है। हमने 2 मेजर टाइप्स पढ़ी थी एपिथेलियम की। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि एपिथेलियम जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, उसके सेल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं। उसको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ उसको हमने क्लासीफाई किया कि हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक वो जो लाइनिंग या कवरिंग बनाते हैं, और एक वो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाते हैं। लाइनिंग और कवरिंग के अंदर हमने देखा कि सिंपल सेल्स क्या हैं और स्ट्रेटिफाइड क्या हैं। अब हम देखेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जाहिर सी बात है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है तो इट मीन्स ये ग्लैंड यानी सिक्रीटरी टिश्यूज की लाइनिंग बनाएगा। जो सिक्रीटरी टिश्यूज की लाइनिंग बनाएगा तो वो सिक्रीशन से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, और ये जो सिक्रीटरी सेल्स होंगे दीज लाई इन क्लस्टर्स डीप टू द कवरिंग एंड द लाइनिंग एपिथेलियम। जो कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम होंगे उस लाइनिंग से भी डीप जाओगे, मज़ीद अंदर जाओगे, तो फिर वो सेल्स होंगे जो सिक्रीटरी इन नेचर होंगे। जो ग्लैंडुलर सेल है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो में भी सिंगल सेल कंसिस्टिंग हो सकता है या ग्रुप ऑफ सेल्स पे कंसिस्ट कर सकता है। सिंगल सेल की हमारे पास एग्जांपल जो है वो हमारे पास गॉबलेट सेल्स हैं जो आपकी जीआईटी के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स की अगर आप बात करोगे तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े जो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं जो सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट नहीं किए हुए होते, बहुत सारे सेल्स के ऊपर जो है वो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो उनको मिलकर बनाते हैं। ग्लैंड्स को हम 2 मेजर कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है टाइप, और दूसरी हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारे पास वो ग्लैंड्स होंगे जो अपनी सिक्रीशंस को ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर प्रोडक्शन टू देयर टारगेट टिश्यू। इनका अपना कोई डक्टल सिस्टम नहीं होगा। इनकी जो भी सिक्रीशंस होंगी जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं
वो ये रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ करने के बाद उसको डायरेक्टली ब्लड मतलब सेल से बाहर रिलीज़ कर देंगे। सेल के बाहर जाएंगे तो इट मीन्स इंटरसेलुलर स्पेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, यानी ICF के अंदर चले जाएंगे। वहाँ से ये ब्लड में चले जाएंगे और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड की जो हमारे पास एग्जांपल है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, या थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो क्योंकि थ्रू द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं इसलिए वो फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनकी अपनी डक्टल सिस्टम होती है, यानी अपनी नालियाँ होती हैं जिसके थ्रू वो अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो पास करते हैं। और उन डक्टल सिस्टम के थ्रू यानी उन डक्ट्स के थ्रू वो अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचते हैं। इन सिक्रीशंस का जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस होती हैं उनका लिमिटेड इफेक्ट होता है, वो इस वजह से कि क्योंकि वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट नहीं हो रहे। इसके साथ साथ वो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं कि अगर वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाएं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस के अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाते हैं, म्यूकस, स्वेट, सलाइवा वगैरह आ जाते हैं। ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? स्वेट ग्लैंड है या आपका सलाइवरी ग्लैंड है, दोनों स्किन के अंदर भी हैं। सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से जो है वो सिक्रीट होगा और सलाइवा के अंदर म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होते हैं, जैसे सलाइवरी अमाइलेज जो कि आपकी माउथ के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये थे अभी तक के जो एग्जांपल्स थी, ये थे प्योरली एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी हैं जो आपके मिक्स्ड ग्लैंड हैं, यानी एंडोक्राइन भी हैं और एक्सोक्राइन भी हैं, और इसके एग्जांपल जो है वो पेनक्रियाज है, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, जो मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड को या यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। अब यूनिसेलुलर की एग्जांपल गॉबलेट सेल है, जो अभी हम पीछे भी पढ़ कर आए थे कि सिंगल सेलुलर भी होते हैं। ये वो सेल्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। उनका अपना एक माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड हो गई, ये स्पेशियस ग्लैंड हो गई। ये इनका नाम बार बार नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम स्किन में पढ़ कर आए हैं, तो ये आप इजीली रिलेट कर सकते हो। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। तो अब तक हमने क्लासिफिकेशन देखी एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ब्लड के थ्रू अपनी सिक्रीशंस पहुंचाते हैं एंड जो आपके एक्सोक्राइन है वो ग्लैंड्स के थ्रू। एक्सोक्राइन को हमने मजीद डिवाइड किया इनटू सिंगल सेल यानी सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर को अगेन हम डिवाइड करें इनटू ब्रांच और अनब्रांच एंड द सिक्रीटरी पोर्शन ऑफ द ग्लैंड, कि उसकी शेप की बेस पे हम किस तरह से कर सकते हैं। ब्रांच और अनब्रांच में हम देखेंगे कि अगर तो उसके पास कोई ब्रांच नहीं है तो हम उसको सिंपल ग्लैंड बोल देंगे, और अगर उसके पास ब्रांच है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। लाइक दिस, कि ये सारा उसका सिक्रीटरी पोर्शन है और ये उसकी एक डक्ट होगी, ठीक है। इसकी आगे कोई ब्रांच नज़र नहीं आ रही। ये हमारे पास क्या है? सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, कॉमन डक्ट में ये ओपन होंगे। इसी तरह से ये सारे सिंपल आपके ग्लैंड्स हैं जिनकी कोई क्या कहते हैं, जिनकी कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये ब्रांचिंग सिस्टम, हाईली ब्रांच्ड सिस्टम है। इसमें क्या है कि ये सारे अपनी अपनी सिक्रीशंस को जो है अपनी अपनी डक्ट्स के अंदर भेजेंगे और ये सारी डक्ट्स एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन होगी। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास कंपाउंड स्ट्रक्चर कहलाएगा, कंपाउंड ग्लैंड कहलाएगा। अब अगर उनका जो डक्टल सिस्टम है वो ट्यूब बेस्ड है या ट्यूबुलर शेप्ड है,
तो फिर हम उसको ट्यूबुलर ग्लैंड बोलेंगे। अगर तो उसका जो पोर्शन है वो राउंडेड है, ठीक है, तो उसको हम एकिनार बोलेंगे। और अगर तो वो ट्यूबुलर और एकिनार यानी ट्यूब शेप्ड और राउंडेड दोनों तरह के होंगे तो फिर हम उसको ट्यूबुलो एकिनार बोलेंगे। ये हमारे पास सारी जो हैं वो उसके एग्जांपल्स आएंगी। सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर, सिंपल क्वाइल्ड जिसमें उसने राउंड किया हुआ था, ठीक है, सिंपल एकिनार एंड सिंपल ब्रांच्ड। ये हमारे पास कंपाउंड आ गए कि इसमें हमारे पास मोर देन जो है इसमें हमारे पास ब्रांचिंग सिस्टम ऐड हो गया, यानी ट्री की तरह की शेप आनी शुरू हो गई है। सिंपल कंपाउंड, सिंपल ट्यूबुलर, स्ट्रेट होंगे। इसके एग्जांपल जो है ये भी हम सारी देखा है। सिंपल ट्यूबुलर के एग्जांपल हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर के एग्जांपल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ गए। सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर में स्वेट ग्लैंड आ गए। सिंपल एकिनार के अंदर पिनाइल यूरेथ्रा आ गया। ये हमारे पास यूरेथ्रा जो है वो एक यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाली ट्यूब है जो यूरिन को पास आउट करती है फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी टू आउटसाइड। नेक्स्ट एकिनार के एग्जांपल हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। कंपाउंड ट्यूबुलर के एग्जांपल बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। कंपाउंड एकिनार के एग्जांपल हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है। एंड कंपाउंड ट्यूबुलो एकिनार के एग्जांपल पेनक्रियाज है। फंक्शन की बेस पे हम एक्सोक्राइन को तीन जो है मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक मैरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड एंड होलोक्राइन ग्लैंड। इसमें क्या होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जिस भी तरह का होगा वो शुरू कहाँ पे होगा कि उसकी सिक्रीशन जो होगी या उसकी सिंथेसिस जो होगी उन राइबोसोम्स के ऊपर होगी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर सिस्टम के साथ अटैच होंगे। सिंथेसाइज होने के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, वहाँ पे उनकी पैकेजिंग होगी, वहाँ पे उसका सिक्रेटरी वेजिकल बन जाएगा और फिर इस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। जो मैरोक्राइन ग्लैंड है उसमें इसी तरह से सारा कुछ होगा कि सिंथेसिस होगी, सिक्रेटरी वेजिकल के थ्रू वो आउटसाइड ऑफ द सेल जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए या पेनक्रियाज हो गए। नेक्स्ट इज एपोक्राइन। एपोक्राइन हमारे पास वो ग्लैंड होगा जिसमें जो सेल सिक्रीशंस होंगी वो सेल के एक साइड पे अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। लेट्स सपोज सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद वो अक्यूमुलेटेड एरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो बड बनाएगी और जो है ना सेल से सेपरेट हो जाएगी। जो रिमेनिंग सेल है वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इस टाइप की जो सिक्रीशन होगी वो इस टाइप की जो ग्लैंड्स सिक्रीशन कराएंगे वो हमारे पास एपोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट इज होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड हमारे पास वो ग्लैंड होगा जिसमें सेल्स जो हैं वो अपनी सिक्रीशंस को स्टोर करते रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जब सेल मैच्योर हो जाता है तो सेल बर्स्ट कर जाता है और अपनी सिक्रीशंस को जो है वो बाहर ICF के अंदर ड्रेन कर देता है या मतलब दे देता है वहाँ पे। इस तरह से जब सेल बर्स्ट हो गया तो उसकी जगह पे एक नया सेल आ जाता है और इस तरह से प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है। होलोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल जो है वो हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड ऑफ द स्किन है। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है मैरोक्राइन ग्लैंड की कि हमारे पास ग्लैंड एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी सिक्रीशंस को डक्ट में पोर कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड एपोक्राइन ग्लैंड हमारे पास वो ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशंस को क्लोज टू सेल मेम्ब्रेन करते हैं और उसके बाद वो वहाँ से बर्ड ऑफ करा के पिछले सेल को रिपेयर कर देते हैं। जबकि हमारे पास होलोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स थे जो सेल बर्स्ट करके अपनी सिक्रीशंस को जो है वो डक्ट में डाल देता है। ये हमारा आज